अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ 18.5 जो कि हमारी 10th क्लास की बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड। उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा जी, इस सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को ये कंफर्म कर दूं कि ये जो एक्सरसाइज है आज हम जिसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिनके सवालों को सॉल्व करेंगे, इन सवालों को सॉल्व करने से पहले जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जो 18.2 से रिलेटेड है, जिसमें हमने वेरिएशन की बात की थी। और ये जो 18.5 है ये भी जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड ही है। सो अगर हमें 18.2 क्लियर होगी तो हम ये आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी और आपको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पहले वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ले लें कि वेरिएशन जो है हमारे पास इन्वर्सली और डायरेक्टली किस किस तरह से हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से उनके सवालों को सॉल्व करते हैं। देन आप इस एक्सरसाइज पे आइएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि इन दोनों एक्सरसाइजेस को मिला के हमारी एक एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर कोई नॉर्मली 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें हमारे पास सिंपल वेरिएशन से सवाल भी दिए हुए हैं और जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम जॉइंट वेरिएशन से। पहले मैं बता दूं कि वेरिएशन जो हमने 18.2 में डिस्कस किया था उसका जस्ट ओवरव्यू कि वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन में फ़र्क क्या है। अच्छा जी, वेरिएशन जो है, वेरिएशन हमने दो तरह की ही डिस्कस की थी 18.2 में, कि एक तो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और सेकंड हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्टली होती है। अच्छा जी, और प्रोपोर्शनल का सिंबल जो है वो हमें सबको पता है कि दिस इज द सिंबल फॉर द प्रोपोर्शन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन्वर्सली कब होती है। इन्वर्सली हमारे पास तब होती है जब हमारे पास कोई भी वैल्यू रेसिप्रोकल में गिवन होती है। लेट्स सपोज मैं ये कह दूं कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के साथ, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं। और एट द सेम टाइम अगर हम यही कहें कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के साथ, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो मेन डिफरेंस जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इस तरह से ये डिफरेंस हम इन्हें देख के हम बताते हैं कि इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि वेरिएशन के अंदर सिंपली हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि किसी एक और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। मीन्स इन अदर वे कि एक क्वांटिटी जो है किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है, या तो डायरेक्टली के रिलेशन से या इन्वर्सली के रिलेशन से। लेकिन जॉइंट वेरिएशन में स्टोरी कुछ और है। अच्छा जी, अब जॉइंट वेरिएशन की बात कर लेते हैं। व्हेन अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन, जब कोई वेरिएबल आपका जो है किस पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो किसी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा और या किसी क्वेश्चन पे डिपेंड करा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रोडक्ट या क्वेश्चन तो यहाँ पे भी था हमारे पास, लेकिन ये है कि टू और मोर वेरिएबल्स के साथ। अब यही मेन डिफरेंस है सिंपल वेरिएशन में और जॉइंट वेरिएशन में, कि सिंपल वेरिएशन में हमारे पास एक वेरिएबल होता है, मीन्स एक क्वांटिटी किसी एक पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ हमारे पास एक क्वांटिटी मोर देन टू वेरिएबल पे जो है, या मोर देन वन वेरिएबल पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। और इसी वजह से हम इसे जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। ये नीचे आपके पास एग्जांपल्स भी हैं। इन अदर वर्ड्स, जॉइंट वेरिएशन अकर्स व्हेन अ वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली या इनवर्सली विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। इसे हम प्रिसाइसली इस तरह से भी कह सकते हैं कि जॉइंट वेरिएशन तभी अकर होती है जब हमारे पास के या तो इन्वर्सली रिलेशन हो या डायरेक्टली हो, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं उसमें क्या हो, मल्टीपल्स हो। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ बोथ वाई एंड जेड। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि एक्स जो है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, हमारा वाई के साथ भी और जेड के साथ भी। तो इसे देखें, इस तरह से इन्होंने लिखा है। अच्छा, लिखने का वे हमारा वही सेम होगा जो हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई और जेड के साथ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल हम रिमूव करके जो है, प्रोपोर्शन का सिंबल रिमूव करके हम कांस्टेंट जो है के यूज़ करते हैं। और के ही कांस्टेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक वालों ने के यूज़ किया हुआ है। तो हम न्यूट्रिशन जो है वो सेम रखने के लिए हम क्या यूज़ करें। अदरवाइज ये डिपेंड करता है, अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट होती है हम उसे कांस्टेंट रखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड जो है वो हमारे ये है कि एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई एंड यूनिवर्सली विथ जेड। तो देखें, एट द सेम टाइम आपके साथ डायरेक्टली भी है एक वेरिएबल और सेम क्वांटिटी के साथ वो इन्वर्सली भी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूँ। आप लोग अगर ये फिजिक्स का फार्मूला देखें, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, सो एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि अगर आपने जॉइंट वेरिएशन अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि एफ जो है वो आर के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ से, जब हमने जॉइंट वेरिएशन समझ लिया है तो हम यहाँ से बता सकते हैं इसे सिंपली कि एफ का जो है
आर के साथ रिलेशन इनवर्सली है, और एफ का एम के साथ और एम टू के साथ, एम वन और एम टू के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि जॉइंट वेरिएशन ने हमें इतना सेंस दे दिया कि हम किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि उसका किसके साथ क्या रिलेशन। जैसे एक और आप लोग इंटर में जाके एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि आई थिंक सो कि इस तरह से होता है, एफ इजिकल्स टू क्यू इजिकल्स टू क्यू वन क्यू टू, ये दो चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है उसे मैं के कह लेता हूँ। अगेन ये सेम इसी तरह से फॉर्मूला वर्क करेगा कि फोर्सेस जो हैं वो चार्जेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके रेडियस जो हैं उसके साथ, उसका स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमें मतलब एटलीस्ट हमें नो हाउ पता चल गया है कि हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं जो एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे होंगे, और एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर वो एट द सेम टाइम डायरेक्टली भी होगा और एट द सेम टाइम वो इन्वर्सली भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन, और क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं तो आपको आई होप फर्दर क्लियर हो जाएगा कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला सवाल है। इस सवाल की स्टेटमेंट ये है कि इफ वाई वेरीज, अच्छा जी हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, सो अगर y जो है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, डायरेक्टली रिलेशन एक्स स्क्वायर के साथ एंड z के साथ, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, दोनों के साथ डायरेक्टली है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर एंड z। सो ऑब्वियसली अगर हमने 18.2 अंडरस्टैंड कर ली है तो यहाँ से हमें नजर आ जाएगा कि प्रोपोर्शन का सिंबल हटके हम फौरन से जो है कनेक्टिंग इक्वेशन के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। सो आपके पास ये आ जाएगी। सो अब हमें जो वैल्यूज आगे फर्दर गिवन हैं ये हमें के फाइंड करने के लिए दी हुई हैं, तो हम पहले के फाइंड कर लेते हैं फिर फर्दर सवाल की तरफ चलते हैं। तो y इज इक्वल टू 6 है और x इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 9 है, तो जस्ट पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, के हमें फाइंड करना है, और x हमारे पास कितना है, इट्स 4 स्क्वायर, और z हमारे पास कितना है, z हमारे पास 9 है। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू के, और यहाँ से हमें 16 मिलेगा और यहाँ से हमें 9 मिलेगा। यस, सो अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। यस, सो और ये 144 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 6/144, और यहाँ से हमें पता चल गया कि के की वैल्यू हमारे पास, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई हमारे पास ये इस तरह से हो सकता है कि ये इसका हाफ हो जाएगा। ऑलराइट, सॉरी से ये 144 है जो कि मैंने 166 लिख दिया। यस, सो ये 6 के टेबल से, 2 के टेबल से 3 आ जाएगा, और इसे भी जब हम 2 के टेबल से कट करेंगे तो ये हमारे पास यस 72 आ जाएगा। और फिर फर्दर जब हम इसे कट करेंगे, सो ये 3 के टेबल से दोबारा से कट हो रहे हैं 1 टाइम और 24। सो हमने ये पता चल गया हमें कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/24, ये हमारे पास के आ गया। और हम इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पे, हमारी कनेक्टिंग क्वेश्चन में। सो ये हमारी कनेक्टिंग क्वेश्चन हो जाएगी कुछ इस तरह से, 1/24 एक्स स्क्वायर एंड जेड। ऑल राइट, सो अब जो फर्दर पार्ट है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमें ये कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 8 है और z आपके पास 12 है, y आपने फाइंड करके बताना है, तो जस्ट हम इसमें वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू, हमारी जो कनेक्टिंग क्वेश्चन है इसमें पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 1/24, x की वैल्यू हमें 8 गिवन है, -8 पावर 2, एंड z हमें गिवन है 12। सो y इज इक्वल्स टू 1/24, एंड 8 का कितना हो जाएगा, ये 64, 8 पावर 2 जो है माइनस रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पावर इवन। यस, सो ये हमारे पास 12 है। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो आफ्टर हैविंग अ सिंप्लीफिकेशन, सो ये इस तरह से भी कट हो सकता है, 12 का टेबल 1 टाइम्स, 12 का टेबल 2 टाइम्स, और जब हम इसे फर्दर देखेंगे
सो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू, अब इसे दोबारा से कट कर दो, 12 का डबल 1 टाइम और 12 का डबल इसे जो है वो हाफ करके 32 कर देगा। सो y इक्वल्स टू आ गया 32। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि इफ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, यस, कि अगर y जो है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर बेसिकली, एंड इनवर्सली एज v एंड t। अच्छा जी, इसमें मोर देन वन वेरिएबल है हमारे पास। सो अगेन y जो है वो डायरेक्टली है किसके साथ, y इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली है x और y स्क्वायर के साथ, सॉरी u स्क्वायर के साथ, डिवाइडेड बाय v और t के साथ इन्वर्सली है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली था x और y स्क्वायर यू स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली है v और t के साथ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही ऑब्वियस है कि प्रोपोर्शन हट जाएगा तो हमारे पास एज अ कांस्टेंट k आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज k टाइम x y u स्क्वायर एंड v अपॉन t। ऑलराइट, सो यस, सो अब इसमें ये होगा कि हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। सो वैल्यू y हमारा जो है वो 40 के बराबर है, इज इक्वल्स टू के हमने फाइंड करना है, और x हमें गिवन है जो कि 8 है, और u हमें गिवन है जो कि 5 है, 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय v हमें कितना गिवन है 3, एंड t हमें गिवन है 2। सो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू के, और ये 8 ही सेम रहेगा, 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के। स्क्वायर इस तरह से फाइंड करते हैं कि जस्ट हम इसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, कैन बी रिटन एज डिवाइडेड बाय, यस, 3 टू द 6। यस, सो अब जब हम इसे कैंसिलेशन करेंगे, सो हम इसे कैंसिल इस तरह से कर सकते हैं कि 6 के टेबल को जब हमने 2 से कट किया तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और 8 को जब हमने 2 से कट किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 400 इज इक्वल्स टू के, एंड 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 100। यस, ये हमें 100 दे देगा, और 3 जो है यहाँ डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई कर देगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 120 इज इक्वल्स टू के टाइम्स 100। ऑलराइट, सो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू के। सो यहाँ से हमें के की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी जब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो ये ज़ीरो हमारा इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, और जब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, 12 को का हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो ये हमें के की वैल्यू मिल गई, और के की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो कि हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन हो जाएगी, 6/5 एक्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ऑलराइट, सो अब इस इक्वेशन को जो है हम फर्दर जो हमारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेंगे। फर्दर हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने y फाइंड करना है, और 6/5, x हमें कितना गिवन है -2, और u हमें गिवन है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v हमें गिवन है 3, एंड t हमें गिवन है -1। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 6/5। पहले हम इसे इनके ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 एज इट इज एंड -1 एज इट इज।
ऑलराइट, सो अब हम इसे कैंसिलेशन करना शुरू कर देते हैं। ये माइनस जो है वो हमारा इस माइनस से कट जाएगा, एंड 3 वन दा और 3 टू दा, यस। सो तो रिमेनिंग हमारे पास ये है कि नीचे हमारे पास जस्ट 5 रह गया। वाई इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 4, 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 64 बाय द वे, एंड 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 5। सो वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 64/5, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि सॉल्यूशन, कि अगर W जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, सो वी कैन से दैट W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर से, और इन्वर्सली है क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इस उन सवालों को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, और इसे आप दोबारा से लिख लें कि W जो है वो इन्वर्सली है किसके साथ, क्यूब रूट ऑफ V। सो कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज, यस, इसे हम लिख सकते हैं 1/, क्यूब रूट ऑफ V। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगेन जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक होगा, क्यूब ऑफ V। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू K इज अ कांस्टेंट, और यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ V। ऑलराइट, सो अब हम इसे जो है यूज करेंगे इसमें वैल्यूज। इसमें वैल्यूज हम किस तरह से पुट करेंगे, W हमारे पास बराबर है 216 के। ऑलराइट, सो के हमने फाइंड करना है इसमें, तो के हमारा अननोन है, और U बराबर है हमारे पास 6 स्क्वायर के डिवाइडेड बाय, यस, दिस डिवीजन शुड बी इन डिफरेंट मार्कर एंड क्यूब रूट ऑफ 27, यस। अच्छा जी, सो 216 हमारे पास सेम ही है, और के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 6 का स्क्वायर हमें 36 मिल जाएगा, और ये हमें पता है 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है, क्योंकि 3 पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। सो ये हमने डायरेक्टली जो है 27 को और क्यूब रूट को रिमूव करके 3 लिख दिया। अच्छा जी, अब हम इसमें कैंसिलेशन कर देंगे कि 3 के टेबल से जो है दिस वन, ये 1 टाइम और ये 12 टाइम। अब ये 12 के को मल्टीप्लाई कर रहा है और इसी के यहाँ आके डिवाइड कर देगा, तो दिस कैन बी रिटन एज, जो कि बराबर है किसके, के बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज के इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट गिव अस द 18 बाय द वे। आप इसे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करके देख लें, 12 का डबल 1 टाइम, 12 का डबल 18 टाइम, इट गिव अस द 216। ऑलराइट, सो यस, सो दिस कैन बी रिटन एज, अब हमारी कनेक्टिंग क्वेश्चन जो है वो कुछ हो जाएगी कि W इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पूरे को जो डिवाइड कर रहा है वो क्या डिवाइड कर रहा है, क्यूब रूट ऑफ V। ये हमारी कनेक्टिंग क्वेश्चन है, और इस कनेक्टिंग क्वेश्चन को हम यूज़ करके अपनी जो फर्दर क्वेश्चन है उसे फाइंड कर लेंगे। तो फर्दर हमें सवाल ये कह रहा है कि W इज इक्वल्स टू 18, और U हमें गिवन है 10, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इट गिव अस द 100 बाय द वे, और क्यूब रूट में हमें गिवन है 125। अच्छा जी, 125 हमें पता है वो 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 3 होता है। सो अब हम इसे जब कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 1 टाइम और 5 20 टाइम, और जब हम W को 20 18 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे
इट गिव अस द 360 और ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स मूव ऑन द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जरूर बड़ी है लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है। आपको सवाल स्टेटमेंट देखने से तो बड़ा सवाल लग रहा होगा लेकिन इतना इतना बड़ा सवाल है नहीं है। अच्छा जी, सवाल ये कह रहा है कि द टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, टाइम पीरियड इज अ कैपिटल टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का सिंबल भी आ गया, टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, किसके साथ, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सीलरेशन। अच्छा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, सेकंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बाय द वे, और सेकंड हमारे पास आ जाएगा कि 1 अपॉन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, सो उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, सो इट गिव अस द लाइक दिस, एल ओवर जी। सो दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा जी, अब ये हमें एक रेडिकल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम जो है इसे कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस, पहले तो यहाँ पे के कांस्टेंट आ जाएगा और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एल अपॉन जी। ये हमें पता है रेडिकल की एक प्रॉपर्टी है कि जब आप दो रेडिकल आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हों, अलग अलग हों, तो आप उसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। टी हमारे पास किसके बराबर है, टी हमारे पास बराबर है 2 सेकंड के। अच्छा, के हमने फाइंड करना है जो कि हमें नहीं पता, और एल अपॉन जी। अच्छा जी, एल हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने यहाँ पे नहीं यूज़ करना, यूनिट यूनिट हमने मीटर यूज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि हमें जो जी की वैल्यू दी हुई है ना, वो भी हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी हुई है। तो बाय यूजिंग दिस कि इनकी डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकती, मतलब कि जब हम एल की वैल्यू रखेंगे 100 सेंटीमीटर और जी की वैल्यू रखेंगे, तो ये जब दोनों के यूनिट सेम होंगे तभी इनकी डिवीजन पॉसिबल है। मीन्स कि हम यहाँ इनकी वैल्यूज जो है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर जो है उसे मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमें 1 मीटर के बराबर है। सो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, एंड जबकि जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 9.8 है। सो ये बराबर है 2 सेकंड के, और इन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं लाइक दिस, जैसे हमें पहले से गिवन था 9.8, और 1 का रेडिकल जो है वो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 9 और ये बराबर है किसके, के टाइम्स 1 के, क्योंकि 1 का रेडिकल 1 ही होता है। सो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यस, के की वैल्यू हमारे पास याद है, और हम ये के की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन हो जाएगी। सो टी इज इक्वल्स टू 2 × 9.8 और एल अपॉन जी, दिस इज द कनेक्टिंग इक्वेशन। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमारे पास जो फर्दर इसका पार्ट गिवन है उसे सॉल्व करना है। फर्दर पार्ट हमें ये बता रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, हमने टी फाइंड करना है, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू व्हाट, जबकि एल हमारे पास कितना है। अच्छा जी, इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं 9.8, और एल हमारे पास कितना है 200 मीटर, इसमें हमने कोई कन्वर्जन नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, और जी हमारे पास कितना है 7.6। और जब आप इसे कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपको इसका कुछ आंसर इस तरह से मिल जाएगा, जो कि 32.118 इसका आंसर। ऑल राइट। अच्छा जी, इस सवाल पे मैं एक कमेंट ये करना चाहूँगा कि इस सवाल को जब मैंने खुद से सॉल्व किया था पहले, तो इसका आंसर एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हमारी बुक में आंसर देखेंगे तो वो डिफरेंट है। आई डोंट नो वाई इसका आंसर डिफरेंट क्यों है बुक में, मे बी वहाँ 3.2 आ रहा है, जो कि इसका 3.2 आंसर पॉसिबल ही नहीं है। और इवन आप देख सकते हैं कि हमने सवाल बिल्कुल ठीक किया है, होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और मेथड पता है जिससे आपका बुक का आंसर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5।
जी यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो यस, सॉल्यूशन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल ये कह रहा है कि द वॉल्यूम वी, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है वॉल्यूम को, ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी। अच्छा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टेम्परेचर टी के साथ। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर वी के साथ। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये पी के साथ जो है इसका इन्वर्सली रिलेशन है और स्क्वायर रूट के साथ, और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के साथ। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू के एंड टी ओवर पी। सो अब हम इसमें पी की वैल्यू फाइंड, सॉरी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो के हमें फाइंड करने के लिए हमें वी गिवन है 100, हम वैल्यूज रख देते हैं। वी की वैल्यू 100 है हमारे पास, और के हमें फाइंड करना है, और टी हमें गिवन है 30, डिवाइडेड बाय पी हमें गिवन है 64। ऑल राइट, सो के फाइंड करने के लिए हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 30, और 64 का रेडिकल जो है वो 8 होता है। सो अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब हम इसे 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, यहाँ डिवाइड करा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये हो जाएगा 30 टाइम्स के। सो नाउ फर्दर स्टेप के 800 इज इक्वल्स टू 30 के। हम के की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, सो 30 यहाँ आके डिवाइड कर देगा। सो के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? अच्छा जी, अब कैंसिलेशन कर देते हैं थोड़ी सी। सो जीरो को जीरो के साथ कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो आ गया 80/3। अच्छा जी, इसे हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे जो कि हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है। सो v इज इक्वल्स टू 80/3 एंड t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन हो गई, और इस कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करके हम इसका जो फर्दर पार्ट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्दर पार्ट इसका ये है कि वैल्यू v की फाइंड करनी है, मीन्स v हमने फाइंड करना है, एंड t हमें 60 गिवन है और p हमें 81 गिवन है। सो ये हो जाएगा 80/3, और t की वैल्यू हमारे पास 60 है, और p हमें गिवन है 81। सो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अच्छा जी 81 जो है उसका रेडिकल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 81 का रेडिकल आ जाएगा 9, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट की बस अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतनी एज सच इतनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई 27। सो जब हम इन्हें भी डिवाइड करेंगे फर्दर तो हमारे पास एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जो हमारी बुक में गिवन है, 177.77। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।